Hello and welcome to our special show on year end that is 2022 और हम 2023 में अब एंटर कर रहे हैं। आज हमारे साथ मार्केट के खास मेहमान जुड़े हैं। मिस्टर राहुल अरोड़ा हैं, सीईओ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के। राहुल जी, हाय, गुड आफ्टरनून सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। राहुल जी, मार्केट में जिस तरह का ब्लड बाथ देखने के लिए मिल रहा है, ये 2022 के एंड में क्या एक्सपेक्टेड था? क्या कोई स्पेशल ट्रिगर्स हैं जो आ गए हैं जो अभी तक मैक्रोस को नहीं प्रभावित कर पाए, पूरे 2022 में अचानक से मंथ एंड में आ गए? और 2023 कैसे देख रहे हैं सर? Thank you so much for having me, Vivek, on your show. Really appreciate being here. तो देखिए विवेक जी, ऐसा है कि मार्केट ऑब्वियसली बहुत ओवरहीट हो चुका था। आई थिंक 18,800 18,900 निफ्टी पे 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मोस्ट ब्रोकर्स, उनमें ऑब्वियसली हम भी शामिल हैं, तो वो रोल फॉरवर्ड करते रहते हैं ताकि आप बाय कॉल्स को जस्टिफाई करें। तो अगर आप किसी कंपनी को FY24 पे वैल्यू कर रहे हैं तो आपने शायद 24-25 के एवरेज पे या FY25 पे रोल ओवर कर दिया था, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गए थे। क्यों हो गए थे ये सभी जानते हैं कि लिक्विडिटी बहुत ही आसान थी मार्केट में, पूरी दुनिया में। अब ऑब्वियसली जो पिछले 6-8 महीने में जो चीज बदली है वो है इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी टाइटनिंग। इसका पूरा इकोनॉमिक इंपैक्ट जो यूएस फेड ने किया है या आरबीआई ने किया है, वो यूएस इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे अभी तक फील नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है ये आपको इंक्रीमेंटली देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ जो अब कंसेंसस है 6% FY24 की, वो 5.5 या 5 पे आ जाए, और इसके चलते फिर आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी इंपैक्ट आ जाती है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है। तो आई थिंक एक हो गया वो इम्पैक्ट। दूसरा, पिछले 3-4 दिनों में ऑब्वियसली क्योंकि चाइना ओपन अप कर रहा है और वहां पे केसेस बढ़ गए हैं, तो दुनिया में एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है कि कोविड को लेके क्या कुछ और हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो एक एडिड चीज हो जाती है। तो अगर जो हम टच एंड फील स्टॉक्स बोलते हैं ना, जैसे होटल्स हो गए, मल्टीप्लेक्सेस, उनमें बहुत करेक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। ऑब्वियसली दैट इज कोविड रिलेटेड, बट लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन भी देखें तो मुझे लगता है कि पहले तो वैल्यूएशंस लिक्विडिटी से बहुत एक्सेसिव हो गए थे, और जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हमने देखे हैं उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट अभी तक फील नहीं हुआ है। उसके चलते जीडीपी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे काफी हद तक असर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो हो रहा है बाजार में इस वक्त अच्छा हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि आफ्टर 100 मीटर स्प्रिंट यू नीड टू स्लो डाउन, तो एक थोड़ा सा ठहराव बहुत जरूरी होता है। और आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी टू सी दैट द निफ्टी हैज गिवन अप अबाउट 800 और 1000 पॉइंट्स फ्रॉम द हाइज रीसेंट। ओके, तो राहुल जी, कोई ऐसी बड़ी चीज तो नहीं है? क्योंकि वैल्यूएशन हम मान रहे थे कि जो ग्लोबल पीयर्स हैं लाइक चाइना, साउथ कोरिया, इन सभी से हमारे जो पी मल्टीपल्स थे वो 22 के आसपास लोग बात कर रहे थे, और उनके पी मल्टीपल 12-14 के आसपास चल रहे थे। तो इस करेक्शन के बाद हम एक फेयर वैल्यू पर मान सकते हैं कि हम आ गए? नहीं विवेक जी, आई डोंट थिंक अभी तक फेयर वैल्यू पे आए। मैं आपको एक उदाहरण पे सेक्टर एक विश्लेषण कर लेता हूँ। केमिकल सेक्टर जो बहुत ही फ्लेवर में आया था लॉकडाउन में, क्योंकि सबने कहा था कि एक चाइना प्लस वन बेसिकली इज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो जो हम चाइना+1 की बात करते हैं, तो केमिकल स्टॉक्स जो आज की डेट में हैं, जिनके पास डेट है, कुछ लोग उनको एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा, ईवी टू एबिटा जिसको हम कहते हैं, उस पे वैल्यू करते हैं। वो अभी एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, जिनके फ्री कैश फ्लोज इतने हाई होते हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, और प्रूवन इतना ग्रोथ रेट रहा है उनका, 20-30-40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कुछ कंपनीज का। तो आई थिंक जब आप केमिकल सेक्टर को एफएमसीजी सेक्टर के वैल्यूएशंस देना चालू कर दें, तो फिर एक तरफ से बाजार भी क्वेश्चन करने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक क्योंकि हमें ऑप्टिकली लगता है कि 18,800 1900 से अब हम 18,000 या उसके थोड़ा नीचे आ चुके हैं, कि इतने करेक्शन में क्या फ्रॉथ निकल चुका है। मुझे लगता है कि वजह जो भी हो विवेक जी, आई थिंक थोड़ा और करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी होगा। वो कहां तक होगा, 17,000, 16,000, 15,000, मुझे पता नहीं। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हुआ था और क्रूड 125 या $130 पे चला गया था, तो निफ्टी आई थिंक 15,500 के आसपास गिरा भी था। तो मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी यहां से भी आपको अगर 10% 15% का करेक्शन दे दे और वो लेवल्स आ जाए, मुझे लगता है कि वहां पे काफी हद तक फेयर वैल्यू आप कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि वहां बहुत भयंकर खरीदारी आएगी विवेक। आई डोंट थिंक इट्स द टाइम टू बाय द मार्केट स्टिल।
आई थिंक देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगले 3-6 महीने में आपको बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे, हो सकता है उससे पहले भी। तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कीप योर पाउडर ड्राई। आपका भाव आ जाए, आप भले ही आज इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, जो कि मेरा व्यू है कि थोड़ा और आ सकता है, आई वुड वेट अ लिटिल बिट मोर बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, परफेक्ट। राहुल जी, जिस तरह से हमने क्रूड को देखा कि क्रूड का एक $139 तक टच किया, एंड देन अब $77, $80 के आसपास स्टेबल हो गया। क्रूड कुछ बड़ा कंसर्निंग फैक्टर तो नहीं लगता है 2023 के लिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, जो 125 का था वो अब 75-80 है, तो वो जो $45-50 का एडवांटेज इंडिया को मिला है, वो ऑब्वियसली हमारे डेफिसिट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक तरफ से दुख की बात ये भी है कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, हालांकि बाकी इमर्जिंग मार्केट से कम कर रही है, लेकिन अगर रुपया 85 हो गया, इफेक्टिवली वी आर एन इम्पोर्टर। तो यू नीड बोथ थिंग्स, यू नीड क्रूड टू अप्रिशिएट एंड यू डू नॉट नीड योर करेंसी टू डिप्रिशिएट टू मच। तो आई थिंक जहां तक क्रूड की बात है, और एक तरफ से इसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है विवेक जी, क्योंकि जो आरबीआई के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस हैं, जो उन्होंने आखिरी पॉलिसी में भी दी थी, उन्होंने $100 अज्यूम किया है। हालांकि हमारा रेट आज आई थिंक 75-80 के बीच में चल रहा है, और हम रशिया से काफी हद तक क्रूड $60 पे उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। है ना? तो आई थिंक वो एक बड़ा बेनिफिट है जो लोग मिस कर जाते हैं, कि हमारी एक ऑब्वियसली एक अरेंजमेंट है रशिया से, जहां से हम उनका बहुत क्रूड का सप्लाई उठा रहे हैं, और $60 के कैप पे, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो मेरी बारी है विवेक जी, वो है टॉप लाइन पे। तो आई थिंक मार्जिन तो बाद की बात है। आई थिंक दो चीजें हो रही हैं। अगर चाइना की वजह से ग्लोबली कुछ अगर स्केयर आ जाता है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कंपनीज के भी टॉप लाइन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। रूरल पे आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने भी काफी प्रोग्राम्स किए होंगे, रूरल पार्ट ऑफ इंडिया इज स्टिल नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप राइट नाउ। तो मेरा प्रॉब्लम अभी फिलहाल टॉप लाइन पे है। क्रूड का गिरना ऑब्वियसली मार्जिन पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अगर फॉर वॉट एवर रीजन क्रूड यहां से बढ़ के वापस 90-100 चला जाता है, तो अगर आपका टॉप लाइन कम हो रहा है और अगर आपके कॉस्ट ज्यादा जा रहे हैं, तो आपकी मार्जिन कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा। ना, दोनों में से एक चीज तो सही होनी चाहिए, या तो आपका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है या आपके मार्जिन ग्रो हो रहे हैं, राइट? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप पिछले 10 साल के रिजल्ट्स देख लें हिंदुस्तान यूनिलीवर के, है जी, 2012 से लेकर 2022 तक, उनका टॉप लाइन जो है वो 8 से 9% CAGR पे कंपाउंड किया है, लेकिन जो उनकी अर्निंग्स है वो 16-17% कंपाउंड की है। क्यों? क्योंकि उनके मार्जिन जो 15% होते थे 10 साल पहले, आज 25%। तो या तो आप ऊपर का ग्रो कीजिए या नीचे का ग्रो कीजिए, दोनों में दिक्कत नहीं आ सकती। क्रूड आपको फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रिगर दे रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से यहां से बढ़ गया और आपकी टॉप लाइन कम हो गई, तो दैट कुड बी, जैसे हम कहते हैं, डबल वैमी इम्पैक्ट फॉर द मार्केट्स। Perfect. Rahulji, if we compare the interest rate scenario vis-a-vis global markets like US, यूरोप, इन लोगों ने शायद डबल डिजिट इन्फ्लेशन कभी अपने इस जनरेशन ने तो नहीं देखा था, और अब उनको जब ये देखना पड़ रहा है तो उनको मैनेज करने में बड़ा दिक्कत हो रही है। इंडियंस के साथ ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा कि हम डबल डिजिट कितनी बार देख चुके हैं। तो अगर हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी बन गया है कि अब हमारी ऑलमोस्ट ये रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव आ गई है कंपेयर टू यूरोप और अमेरिका। कैसे देखते हैं इंटरेस्ट रेट सिनारियो? क्या इंडिया ऐसा कंट्री होगा जहां पर कि रेट पॉज सबसे पहले होगा? देखिए, मेरा ये जरूर मानना है कि 2023 में, आई डोंट नो व्हेन, लेकिन बोथ यूएस एंड इंडिया विल स्टार्ट कटिंग रेट्स, राइट? इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है विवेक जी, कि इट्स गोइंग टू बी अ प्री इलेक्शन ईयर, और मॉनसून सीजन के बाद कैंपेनिंग मोटा मोटी चालू हो जाएगी। तो अगर ब्याज दर आपके उस वक्त हाई हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, शायद वो डीबीटी करें या इंटरेस्ट रेट्स कम करें। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इलेक्शन इशू इफ इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा, आई डोंट थिंक इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी अ मेजर थीम नेक्स्ट ईयर, बिकॉज एक आपका बेस इफेक्ट भी होता है ना विवेक जी। आपकी इन्फ्लेशन एक हाई भी है, क्योंकि बेस इफेक्ट का भी एक, ऑब्वियसली कीमतें बढ़ रही हैं, किसी का फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बेस इफेक्ट जो आपका अभी हाई है, ये आपके फेवर में भी जाएगा 6-8-10 महीने डाउन द लाइन। तो आई थिंक एक तो नॉर्मल कोर्स है।
मेरा ये मानना है कि आई थिंक द आरबीआई एंड द फेड, देखिए आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर व्यूअर्स विवेक जी, 50% ऑफ अमेरिकाज इन्फ्लेशन इज हाउसिंग लेड। उसमें अगर आप रेट इंक्रीज करते हैं, यू कैन डायरेक्टली हिट डिमांड। Right. Almost 50 to 60% of India's inflation is fruits and vegetables. The composition of inflation is very different. तो अगर आप इंडिया में रेट्स रेस कर रहे हैं क्योंकि आपकी सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह के रेट्स भाव बढ़ रहे हैं, वो एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली व्हाट आरबीआई इज ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू किल एनी प्रीएम्प्टिव इंक्रीमेंटल डिमांड, कि वहां से तो आउट ऑफ हैंड नहीं चले जाए। एक पार्ट को तो हम कंट्रोल में शायद रखते, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि काफी हद तक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है और आरबीआई हैज बीन वेरी फर्म ऑन इट, देयर इज अ वेरी गुड केस, मुझे लगता है कि दे विल पॉज। आई पर्सनली थिंक द आरबीआई इज डन। अगर एक और 25 बेसिस पॉइंट का आ भी गया, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि 2023 में मुझे लगता है कि मॉनसून के बाद आप इंडिया में भी और यूएस में भी इंटरेस्ट रेट कट्स देखेंगे। वो कब फैक्टर होगा बाजार में, ये मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि ये 3-4 महीने में फैक्टर इन हो जाए, जैसे फिस्कल ईयर एंड हो जाए, लेकिन आई वुड नॉट बी पर्टर्ब्ड विद इंटरेस्ट रेट्स बीइंग अ वेरी डोमिनेंट थीम जैसे ये 2022 में था। अलग चैलेंजेस आएंगे, राइट, बट वो उस वक्त हम देख लेंगे। चैलेंजेस ये हैं कि लिक्विडिटी विड्रॉल हो रही है ना। तो जैसे मैं काफी एक उदाहरण देता हूं लोगों को, आप इतना बेहतरीन सूट पहन रहे हैं, समझिए आपने 10,000 रुपए में खरीद लिया, कल आप दुकानदार आपको बोले कि यही सूट आप 15,000 20,000, कभी आप भी बोलेंगे ना कि भाई बस हो गया, इतना सूट अच्छा है लेकिन मैं इतना ही दूंगा। स्टॉक प्राइसेस के साथ भी वही है। तो आई थिंक एक रैशनैलिटी, एक थोड़ा धैर्य बहुत जरूरी होता है। वी नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टेप बैक। आई थिंक द प्रोसेस विल इवॉल्व, बट मुझे नहीं लगता जो डोमिनेंट थीम्स लास्ट ईयर थे वो नेक्स्ट ईयर होंगे। राहुल जी, जिस तरह से हमने देखा कि फेड के गवर्नर थोड़ा सा उन पर एक ब्लेम भी लोग लगा रहे हैं कि वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। पहले 2021 में वो लगातार शुरुआत में तो यही बोल रहे थे कि कुछ भी इंटरेस्ट इन्फ्लेशन हमारी पकड़ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अचानक से 2022 में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर दिए, और अब जो ये लास्ट स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने 2023 को बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि लाइक दे आर नॉट गोइंग टू कट रेट्स इन 2023, और 24 से वो डॉट मार्क्स जो उन्होंने प्लॉटिंग की है 24 से उन्होंने रेट कट्स दिखाए हैं। सर, क्या ये लगता है कि फेड गवर्नर फिर दोबारा से एक बार स्टेटमेंट अपना रिवर्स कर सकते हैं 23 में? देखिए, अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए ना तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 2024 यूएस के लिए एक इलेक्शन ईयर है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह चुका है। आई थिंक आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि वो शायद दोबारा रन करें, हालांकि उनके टैक्सेशन इश्यूज चल रहे हैं यूएस में। लेकिन देखिए, एक तरफ से जैसे कहते हैं ना, सत्ता बहुत जरूरी होता है। आप इकोनॉमी को तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब आप सत्ते में हो। तो आई थिंक उसके लिए सारी चीजें आपके लिए सही जाना बहुत जरूरी होती हैं। ऑन अ लाइटर नोट विवेक जी, आपने जैसे अभी बात की, आपको याद होगा शायद जब पिछली बार ये यूएस में हुआ था, हम सब बच्चे थे, ये जब वॉल्कर की रेजीम थी, जब 78 to 81, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो यूएस फेड में भी है, इन्होंने अपनी जिंदगी में ये खुद नहीं देखा होगा। ये खुद 18-20 साल के हुए होंगे जब वॉल्कर की रेजीम हुई थी। तो ये काफी लोग, ये सब लोगों के लिए पहली बार हो रहा है। तो आई वुड नॉट वांट टू बी टू क्रिटिकल ऑफ देम, क्योंकि आज भी जो यूएस फेड में बैठे हैं, जब ये पिछली बार हुआ था वॉल्कर के अंडर, ये शायद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। तो most people in the US are probably looking at something for the first time in their lives, और हो सकता है कि ये दोबारा ना भी देखें। ये जो हम स्थिति यूएस में देख रहे हैं, ये 40-45 साल बाद आई है। तो अगर ये काबू में फिलहाल आ जाए, then US is predominantly been a country that likes to go on low interest rates, right? They like to promote buying. उनका इतना सेविंग्स इकोनॉमी नहीं है जैसे इंडिया में है, as parents who plan for their kids, और वगैरह वगैरह, उनका नहीं होता। उनका ये होता है कि वी वांट टू स्पेंड, एंड इसीलिए इन्फ्लेशन का कॉम्पोजिशन बहुत अलग होता है। तो इट इज वेरी पॉसिबल दैट द यूएस फेड चेंजेस इट्स स्टांस। ऑब्वियसली इट विल बी डेटा ड्रिवन, no doubt, but I also think that as the year progresses, as you get closer to 2024, which is a US election year,
ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक इनपुट आएगा वहां की सरकार से भी कि चीजों को एक दूसरे नजरिए से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई वुड लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी डोमिनेंट थीम। ये अगले 2-3 महीने तक शायद फिजल आउट हो जाएगा, आपका बेस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं अपना व्यू अभी भी मेंटेन करता हूं कि इंडियन मॉनसून के बाद मे बी सितंबर अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर बोथ यूएस एंड इंडिया विल स्टार्ट सीइंग इंटरेस्ट रेट कट्स। ग्रेट। तो एक फर्स्ट हाफ का बस हमें वॉलेटिलिटी देखनी है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। पॉइंट टेकन सर। सर एक चीज जो कि अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं लाइक 23 के लिए, लाइक पीएसयू बैंक्स फॉर इंस्टेंस की 22 में अगर हम देखें तो एक पीएसयू बैंक की थीम जो थी 2018 से कम से कम हम ये कह सकते हैं, जब वो दीवान हाउसिंग यस बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ था और फिर चौकसी साहब यहाँ से रन अवे हो गए, वो सारी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद 4 साल बाद पीएसयू बैंक्स में कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिला, जिसको हम सब्सटेंशियल बाइंग इंटरेस्ट कह सकते हैं। क्या ये फिजल आउट होने के चांसेस हैं या ये कुछ सस्टेन रह सकता है? देखिए ये इसको 2 बकेट्स में डाल देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड मे बी कैनरा बैंक, क्योंकि ये 3 बहुत बड़े बैंक्स हैं और बाकी का पीएसयू बैंक। हमारा काम है, हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करते हैं, हमारा रिटेल और एचएनआईसी ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब मैं जो सवाल आपने मुझे पूछा, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं कि बाय एंड लार्ज मोस्ट पीएसयू बैंक्स आर अ ट्रेड। वो कोर पोर्टफोलियो में कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन डिफरेंशियल इतना हो गया था कि लोग अब पूछ रहे हैं कि इतने ओवरहीटेड मार्केट में क्या लें, क्या सस्ता दिख रहा है ना। तो अगर ये सारी चीजें आपको 0.3, 0.4, 0.5 टाइम्स बुक पे मिल रही थी और आपने 20, 25, 30, 50%, कुछ बैंक 70, 80%, कुछ बैंक शायद डबल भी हो गए होंगे क्योंकि बहुत सस्ते थे। लेकिन ये ट्रेड होता है, आप इनको शायद 3 महीने भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये बहुत ऊपर से जाते हैं, बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। लेकिन विवेक जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना है, आपके व्यूअर्स को, कि अगर ये रिवर्स हो गया ना तो एग्जिटिंग दी स्टॉक्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम हमेशा पूछते रहते हैं बाइंग बाइंग बाइंग, सेलिंग इज आल्सो एन आर्ट। एग्जैक्टली। और उसमें फिर स्टॉक की लिक्विडिटी का बहुत महत्व आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि लोग कभी कभी फंस जाते हैं, क्योंकि आप ऊपर के भाव में समझो आज 10 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए हो गया तो डबल हो गया है जी। और आपको 10 रुपए पे भी माल मिलेगा, 15 रुपए पे भी माल मिलेगा, 18 पे भी माल मिलेगा, 20 पे भी माल मिलेगा। लेकिन ये जब 20 रुपए की चीज 17, 15, ये सामने वाला खरीदने वाली पार्टी कोई नहीं होगी, फिर बिल्कुल। आप फंस गए। तो एक तरह से खरीदना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बेचना, कब बेचना और कैसे बेचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक दीज पीएसयू बैंक्स आर अ गुड ट्रेड। मेरी सलाह यही होगी, या मेरा हम्बल सबमिशन यही होगा, कि अगर आपके पैसे बन चुके हैं एक्स ऑफ एसबीआई, बॉब एंड टू सम एक्सटेंट कैनरा बैंक, तो आप प्लीज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आई डोंट थिंक दीज आर गोइंग टू बी मल्टी बैगर्स फ्रॉम हियर। अगर आपको पीएसयू, आप कैपेक्स रिवाइवल या डिफेंस या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है इंडियन इकोनॉमी को लेके, और अगर आपको पीएसयू से ही खेलना है, तो आप एसबीआई, बॉब और कैनरा बैंक के थ्रू खेल सकते हैं। बॉब आई डोंट इवन थिंक इज कमिंग एट 1 टाइम प्राइस टू, तो वहां पे तो फिर भी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है। इनके पास क्या होता है विवेक जी, काफी सब्सिडरीज भी होते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के इनके म्यूचुअल फंड्स हैं, ब्रोकिंग आर्म्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बन जाता है। एज यू गो डाउन द वैल्यू चेन, ये चीजें आपको ज्यादा दिखने को नहीं मिलती। तो अगर आप एसबीआई, बॉब वगैरह खरीद रहे हैं, आप एक बास्केट खरीद रहे हैं। एसबीआई से मुझे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी स्टेक आ जाता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का, एसबीआई जनरल का भी, एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स का भी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का भी, बहुत सारी चीजें। जैसे जब हम खाने के लिए बैठते हैं, एक थाली आ जाती है ना 10-12 कटोरियों के साथ, ये वो है एसबीआई, बॉब वगैरह। तो मैं कहूंगा कि आप पीएसयू में इन्वेस्टमेंट सिर्फ टॉप 2-3 स्टॉक्स में रखिए, बाकी में ट्रेड कर लीजिए, पैसा बन गया तो आप निकल जाए। जी। राहुल जी, आप चूंकि इंस्टीट्यूशन से इतना बात करते हैं, सर इंस्टीट्यूशंस में अभी किस तरह का एक माहौल है इंडिया को लेकर? एक केवल वैल्यूएशन ही सवाल था या कुछ और पॉजिटिव चीजें, सिल्वर लाइनिंग्स वो क्या देख रहे हैं, या कुछ और भी कंसर्न है उनके इंडिया को लेकर?
कि उनको लगता है कि नहीं ये कुछ ऐसा हो गया तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जियोपॉलिटिकल, कोविड या कुछ भी, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, इंडियन इन्वेस्टर जो है आज की डेट में वो सिर्फ खरीदना चाहता है, वो भाव सही चाहता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था 2016 के नवंबर में, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज उस वक्त 5 लाख करोड़ था। कोविड में जाने से पहले ही वो 35 लाख करोड़ हो गया था। तो वो 3 साल में ही 7 गुना बढ़ चुका था। अब फंड मैनेजर्स के पास इतना पैसा आ गया है क्योंकि एक बहुत सिस्टेमिक शिफ्ट आ गई है, रियल एस्टेट से दूर, गोल्ड से दूर, फिक्स डिपॉजिट से दूर, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स के रेट आपको याद होगा 5, 5.5, अब बढ़ रहे हैं, लेकिन तो कोई ऑल्टरनेट ऐसे क्लास नहीं था। तो इतना पैसा आ गया, क्यों आया है? क्योंकि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आ गई है। आपको याद होगा विवेक जी, एक जमाना था सब फंड मैनेजर्स लमसम ले लेते थे, वो इट दैट डिडंट वर्क आउट वेल। तो ये ईएमआई जैसे देना है। बिल्कुल। हाँ, जैसे आप कोई भी हस्बैंड वाइफ बैठ के मंथली बजट प्लानिंग करते हैं कि इतना साबुन पे खर्च होगा, इतना तेल पे, इतना सब्जी पे, इतना ये, इतना गाड़ी की ईएमआई, इतना घर की ईएमआई, उसमें एक एसआईपी भी ऐड हो चुका है। तो ये जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग आ गई है, दिस इज कीपिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अफ्लोट। और जब इतना पैसा हर महीने आ रहा है, और ये वेरी कर सकता है विवेक जी, कुछ महीने 5,000 होगा, कुछ 10, कुछ 15,000 करोड़, लेकिन आ रहा है। तो जब पैसा आ रहा है, एज इंट्यूटिवली एज अ फंड मैनेजर आई हैव टू डिप्लॉय इट, बिकॉज मैं 5 से 8, 10% के ज्यादा कैश में नहीं बैठ सकता, वो मेरा मैंडेट नहीं है। मेरे पास पैसा आ रहा है तो मुझे बाजार में लगाना ही है। मैं थोड़ी देर के लिए 5, 8, 10% कैश पे बैठ भी जाऊं, लेकिन मुझे भी इंटरनली अपनी इन्वेस्टमेंट कमेटी को जवाब देना होता है कि आप इतने कैश पे क्यों बैठे हैं। आप देख लीजिए, कुछ कुछ फंड्स के साइजेस इतने बड़े हो गए, एसबीआई म्यूचुअल फंड अगर आप ईटीएफ पैसिव को मिला दें, कुछ 7-8 लाख करोड़ का हो गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, ये सब 4-4, 5-5 लाख करोड़ के ऊपर के साइज के हो चुके हैं। तो इंट्यूटिवली पीपल वांट टू बाय, बट एज आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर सूट, इट हैज टू बी एट द राइट प्राइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ क्रैश इन द मार्केट, ये मैं नहीं कह रहा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। एक हेल्दी करेक्शन जरूरी है। 7,500 की निफ्टी आपको याद होगा 18,500 तक गई थी, 18,500 से 15,500 हुई, अब वापस ऑलमोस्ट 19,000 हुई है। थोड़ा एक पॉज बुरी बात नहीं है, फिर आपको एक मल्टी ईयर के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्योंकि अगर इंडेक्स 15-20% गिर जाता है विवेक जी, तो स्टॉक्स 40, 50, 60% गिर जाते हैं, क्योंकि हम कभी इंडेक्स को नहीं खरीदते। हम जब हम दोस्तों यारों से मिलते हैं, हम बोलते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट, लेकिन हम मार्केट कभी नहीं खरीदते, राइट? हम स्टॉक्स खरीदते हैं। तो अगर अगर बाजार 15-20% गिर जाए, तो स्टॉक्स तो और भी ज्यादा गिरेंगे ना। तो उस वक्त आप जाके जरूर खरीदिएगा। तो जैसे मैंने कहा, मैं जितने लोगों से मिलता हूं आजकल, मैं एक ही शब्द का यूज करता हूं, मैं कहता हूं धैर्य बहुत जरूरी होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड टू हैव, एंड आई थिंक इफ यू कीप पेशेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन दिस मार्केट। जी राहुल जी, 2008 में जब हमने क्रैश देखा था, उससे पहले एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी इंडियन मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में, और अचानक से लेमन ब्रदर क्राइसिस आया और उसने सब कुछ खराब कर दिया था। उस समय इंडिया का कोई दोष नहीं था, एक वैल्यूएशन, हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन शायद ओवर स्ट्रेस्ड हो गई थी। सेम केस हुआ 2018 में। उस समय भी 2014-13 के एंड से आई बिलीव, जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था और वित्त मंत्री चेंज हुए थे, उस समय से एक सस्टेन्ड रैली आई थी और 2017-18 तक ये चली थी। उसके बाद अचानक से 2018 के आसपास जब ये यस बैंक, डीएचएफएल वाले क्राइसिस आए थे, ये उस समय से, उससे पहले कोई बातचीत नहीं थी इन सारे क्राइसिस को लेकर, कोई शंका भी नहीं थी लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, और एक बड़ा क्राइसिस बन गया। सर, अब हम 2-3 साल इस तरह के अच्छे देख चुके हैं, कोई ऐसी डाउट या ऐसी कुछ चीजें तो मार्केट में नहीं पक रही हैं कि एक बड़ा डर पैदा हो रहा हो किसी पॉकेट में कि हाँ कोई बड़ा क्राइसिस आने वाला है? इतना सब कुछ देख लिया विवेक जी, तो पॉजिटिव न्यूज अच्छी रहेगी। 2022 में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, युद्ध, क्रूड, सब इतना नेगेटिव न्यूज रहा है कि इस वक्त तो आई थिंक लगता है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, रेगिस्तान में बंदा चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो उसको एक बोतल पानी नहीं चाहिए होती है, आप उसको एक मुट्ठी पानी भी दे देंगे तो बहुत है उसके लिए। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी हो गया है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आए। आई डोंट थिंक इतना कोई कुछ नेगेटिव है विवेक जी। जैसे मैंने कहा, आई थिंक इन्फ्लेशन इज गोना ट्रेंड डाउन। युद्ध मोटा मोटी ठीक ही है, चल रहा है, लेकिन ऐसे कुछ
न्यूज पॉइंट्स नहीं आ रहे जिससे दुनिया हिल रही है। तो अगर आपका क्रूड चेक में है, इन्फ्लेशन चेक में है, इंटरेस्ट रेट्स प्रोग्रेसिवली विल कम डाउन, यूथ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, प्री इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफी हद तक बढ़ेगी। तो आई थिंक फर्स्ट हाफ में चैलेंजिंग होगा, लेकिन आई थिंक एज द ईयर प्रोग्रेसेस, जैसे लोग 2024 पे व्यू लेना चालू कर देंगे, तो आई थिंक बाजार में काफी हद तक रैली आएगी। आई डोंट थिंक करंट एविडेंस पे, द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ विवेक जी ऑन करंट एविडेंस इज, एंड आई होप टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दोबारा ना हो, कि ये कोविड एक दोबारा इशू बन जाए या कोई उस स्थिति का, दैट इज द ओनली रिस्क दैट आई सी। लेकिन अगर ये कंटेन हो गया या इतना वायरल नहीं हुआ या सिर्फ चाइना सेंट्रिक हुआ, तो आई डोंट थिंक वी हैव टू मच टू वरी अबाउट। आई थिंक ऑल द नेगेटिव न्यूज, आप देख लीजिए, इवन इकोनॉमिकली जो जो हमने स्टेप्स लिए हैं, जो आप कह सकते हैं मार्केट को एडजस्ट करना था, वो सब हो चुके हैं। डीमोनेटाइजेशन हो गया, रेरा हो गया, आईबीसी हो गया, जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया, ये सारी चीजें थी जो बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स करने थे हमें। तो ये पूरा आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में इकोनॉमी रिवाइव और रीसेट हो रही थी, इसके अब पॉजिटिव फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पेन जो इंडिया को लेना था इन सब की वजह से, जो शॉर्ट टर्म पेन, ये मोटा मोटी इज बिहाइंड अस, अब इसके फल आना चालू हो जाएंगे। तो आई थिंक लेट अस बी पॉजिटिव एज वी अप्रोच द नेक्स्ट ईयर। जैसे मैंने अभी व्हाइट कॉर्न पहना हुआ है, तो मैंने नेगेटिव न्यूज को एक सफेद झंडा दे दिया कि भाई बस हो गया, अब नो मोर नेगेटिव न्यूज, भगवान करे कि अच्छा ही रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि 2023 में भी बहुत पैसा बनेगा मार्केट में, लेकिन आप सही समय पे एंटर कीजिए, आपको मौका बहुत अच्छा मिलेगा, ये मौके की शुरुआत है। एक चीज आप कर सकते हैं विवेक जी, जो मेरे ध्यान में था, मैं बोलना भूल गया, यू कैन एवरेज ऑन द वे डाउन। जैसे अगर आपके किसी व्यूअर के पास उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं और उनको लगता है कि ठीक है निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा है, मेरा स्टॉक जो 150 रुपए का था वो अब 100 रुपए का हो गया है, अगर उसको लगता है दिमाग में कि 80 का हो जाए, ही कैन एवरेज ऑन द वे डाउन। अगर कंपनी अच्छी है तो फिर आपका एक वेटेड एवरेज कॉस्ट बन जाता है ऑफ एक्विजिशन, सो दैट्स आल्सो नॉट अ बैड स्ट्रेटजी टू अप्लाई। बट लाइक आई सेड, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 10-15% से ज्यादा गिरेगा, और अगर आप उस वक्त पैसा लगाएं तो मुझे लगता है कि इट कुड बी अ मल्टी ईयर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। सर अगर निफ्टी 10 से 15% गिर जाता है, या इन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ा बहुत सस्टेन करता है, या 2-4-5% की भी करेक्शन आती है, तो किसी व्यक्ति को जो कि एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, या एक नया फ्रेश मनी स्टॉक मार्केट में डालना चाहता है, तो सर कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर उसको कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए 23 के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए विवेक जी? 1 साल भी ले सकते हैं सर, 3 साल भी ले सकते हैं। देखिए, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगले 10-15 साल में बहुत बड़ी हो जाएंगी, जो आज की डेट में $1 बिलियन टॉप लाइन भी नहीं है। जैसे अगर आप डोमिनोज देख लें, मैकडोनल्ड्स देख लें, बाटा देख लें, पीवीआर, आइनॉक्स, ये $1 बिलियन का भी रेवेन्यू नहीं करते। हैरानी की बात है इंडिया जितनी कंट्री की साइज। तो आई थिंक जो एंटरटेनमेंट या यूथ से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, टूरिज्म से, होटल्स वगैरह, जो आज की डेट में साइज छोटा है, ब्रांड्स बड़े होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बन सकते हैं। 1 साल का अगर मैं व्यू लेके चलूं, तो जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हद तक अच्छी होगी, बिकॉज इट्स अ प्री इलेक्शन ईयर। तो सीमेंट, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक पीएसयू पे और भी हो सकता है थोड़ा झुकाव। आपको याद होगा विवेक जी, शायद मैं 2 स्टॉक्स का उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि आपने पीएसयू बैंक्स का भी जिक्र किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान लीवर, दो बड़े दिग्गज जो मार्केट के हैं, इन दोनों ने 10-10 साल कंसोलिडेट किया था, कहीं नहीं गए थे ये स्टॉक, 10-10 साल मरे हुए थे, और जब ब्रेकआउट हुआ था तो 10-10 बैगर्स बन गए। तो पीएसयू में मुझे लगता है कि अब रैली अगर चालू हो गई है, लोगों को शायद लगेगा कि बहुत जल्दी हो गया, इतने डिप्रेस थे, तो हो सकता है कि थोड़ा चल जाए। So I think from a longer standpoint, like I said, anything to do with consumption, discretionary, and youth could be a very, very good theme to play. Immediately from a one year perspective, I would probably stick more with domestic consumption themes like cement, infrastructure, power, PSUs, defense. Those would probably be sectors that I would look at. Okay. Last question, Rahul ji. Other assets class like currency, real estate, or fixed deposit you have already mentioned, gold.
ये 3 क्लास में भी बहुत लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक मैं क्रिप्टो करेंसी भी ले लेता हूँ, बहुत लोग उसमें बहुत पैसा खो चुके हैं। इन 4 पर आपका व्यूज हो? क्रिप्टो पे विवेक जी नो व्यू, ना मैंने इस पे ज्यादा रीडिंग की है या ना मैं इस सब्जेक्ट को ज्यादा समझता हूँ। आई थिंक हमारे इक्विटीज में ही इतना रोज सीखने को मिल जाता है। लेकिन ओके, लेट अस टेक somebody with 10 or 15 years of work experience। अगर आपने अपनी समझो अंडर ग्रेजुएट 22 की उम्र में कर ली, MBA 24 पे, और आपने समझो फिर 10 साल काम कर लिया। सो इफ यू आर समबडी इन दैट एज ग्रुप ऑफ 30 to 35, द वे आई वुड लुक एट एसेट एलोकेशन। और देखिए विवेक जी, जब मैं एसेट एलोकेशन की बात करता हूँ तो मैं कम से कम 5 साल का भी राइट, क्योंकि क्या होता है जब आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो आप फैमिली के नीड्स में भी आ जाते हैं, राइट। बच्चों की पढ़ाई, यू बजट फॉर एक्सीजेंसीज लाइक हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, वो सब आपके थॉट प्रोसेस में आ जाता है कि मैं कैसे एलोकेट करूं। तो आई वुड स्टिल से वी कैन बी 60% एज ऑन टुडे 60% इन इक्विटीज, बाकी 40 आप डिवाइड कर सकते हैं। इस बाकी 40 में, क्योंकि मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ थोड़ा वॉलेटाइल होगा, मैं 20% एफडीज में डालूंगा। ओके। क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बैंक्स 8.5 तक चले गए हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए 8 तक चले गए, और आपके और मेरे एज ग्रुप में आई थिंक अ लॉट ऑफ बैंक्स आर नाउ इन दैट 7.5%, राइट। आप इनफैक्ट आप अगर आप बिल्कुल ही आलसी इन्वेस्टर हैं तो आप 10 ईयर जीसेक में डाल के ही 7.5% कमा सकते हैं बिना कुछ किए, है ना। वो तो गवर्नमेंट अंडर रिटेन है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये ऑप्शन नहीं था आपको कुछ 1 साल पहले जब एफडी रेट्स 5-5.5% पे चल रहे थे। तो आई वुड से यू कुड स्टिल डू अबाउट 60% इक्विटीज, 20% इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जो बाकी के 20% है, आपने सिर्फ 2 और क्लासेस दिए मेरे को, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। मैं उनमें 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा, रीट्स एंड इनविट्स। आप उनको भी देखिए, क्योंकि इनमें गारंटी डिविडेंड इनकम है, आपको यूनिट्स वगैरह मिलते हैं, प्रॉपर्टीज कमाल के हैं फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट इशूअर ऑफ इनविट्स राइट नाउ। तो आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली बी सम प्लेस आई वुड एलोकेट अबाउट 10% ऑफ माय इनकम, और जो बाकी 10% है आप इक्वली एलोकेट कर सकते हैं गोल्ड और रियल एस्टेट में। आई थिंक आई एम नॉट श्योर हाउ रेंटेड यील्ड्स विल मूव फ्रॉम नाउ ऑन विवेक जी, बिकॉज रियल एस्टेट इटसेल्फ हैज हैड अ गुड रन ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। जिस तरह के घर बिके हैं, यू नो, कमर्शियल रेंटल्स जिस तरह से बड़े हैं फ्रॉम द लोज, लेकिन it's not a bad hedge to have, I would say. You know, gold could also be a small hedge that you take. So I'd probably say 60% equities, 20% FDs, 10% InvITs, REITs, 5% each in commodities, and 5% in real estate. परफेक्ट सर, आपने बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक पोर्टफोलियो ही बना दिया, और उनको पूरा गाइडेंस दे दिए कि किस तरह से उनको अपना एक 100% एलोकेशन ऑफ द मनी दे शुड यूटिलाइज। सो परफेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए हमारे शो पर, एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर योर एंटायर टीम एंड टू योर फैमिलीज। Thank you so much, Vivek ji. Wish you, your family, and your team the same. Thank you so much for having me once again. Thank you, sir. Thank you.